हम अपने पृथ्वी से कई लाइट ईयर दूर मौजूद प्लेनेट में लाइफ को ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या ये बात आप लोग जानते हो कि हमारे सोलर सिस्टम में ही कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे लाइफ के होने की बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मार्स, मर्क्यूरी, वीनस और अदर प्लेनेट। एक्चुअल में मैं बात कर रहा हूँ जुपिटर के इन मून्स की। इन मून का सरफेस तो सॉलिड आइस से बना हुआ है, बट रिसेंटली साइंटिस्टों ने इन सरफेस के नीचे सॉल्टी वाटर को डिस्कवर किया है। जस्ट लाइक हमारे पृथ्वी के ओशियन में सॉल्टी वाटर मौजूद है, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के ओशियन के सॉल्टी वाटर में भी आज लाइफ बहुत ही ज्यादा मात्रा में पनप रहा है। और वैज्ञानिकों के अनुसार हम लोगों ने इन मून के सरफेस के नीचे जिन सॉल्टी वाटर को डिस्कवर किया है, एक्चुअल में बहुत ज्यादा चांस है कि इस सॉल्टी वाटर में लाइफ मौजूद हो। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या सच में ये चंद्रमाएं लाइफ के लिए हैबिटेबल है, और क्या इन चंद्रमाओं के सरफेस के नीचे लाइफ मौजूद हो सकता है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इन सभी चीजों के बारे में ही नहीं जानेंगे, बल्कि आपको जुपिटर के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा, इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल प्लेनेट है जुपिटर, क्योंकि अगर हम लोग जुपिटर को खोखला कर दे और उसमें पृथ्वी को डालना शुरू करें तो इसके अंदर लगभग 1300 पृथ्वी आराम से समा सकती है। और आप इसी चीज से जुपिटर के साइज का अंदाजा भी लगा सकते हो। और इसी के साथ अगर हम लोग सोलर सिस्टम के सभी प्लेनेट को आपस में कंबाइन कर दे और इसका कंपेयर अगर हम लोग जुपिटर से करें तो इन सभी प्लेनेट का मास जुपिटर से भी कम होगा। जुपिटर सिर्फ साइज और मास में ही पावरफुल नहीं है, बल्कि ये हमारे सोलर सिस्टम में एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। आज जुपिटर की ही वजह से हमारा सोलर सिस्टम सुरक्षित है, क्योंकि आउटर सोलर सिस्टम से जो भी एस्टेरॉयड या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पृथ्वी की तरफ बढ़ता है तो जुपिटर उन सभी चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे कि वो एस्टेरॉयड या फिर ऑब्जेक्ट पृथ्वी या फिर किसी दूसरे प्लेनेट में नहीं गिरता है। और इसी वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जुपिटर हमारे पृथ्वी का और हमारे सोलर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। यहाँ तक कि पास्ट में ऐसे काफी सारे एस्टेरॉयड हमारे पृथ्वी के नजदीक से गुजरे हैं जिसे जुपिटर ने अपनी तरफ खींच लिया था। और अगर जुपिटर नहीं रहता तो शायद वो एस्टेरॉयड सीधे हमारे पृथ्वी से आकर टकराता और हम इंसानी प्रजाति को कुछ मिनटों में खत्म कर देता। और इसी के साथ साइंटिस्टों ने अभी तक जुपिटर के 95 मून्स को डिस्कवर कर लिया है। मे बी फ्यूचर में ये नंबर इंक्रीज हो सकता है, बट अभी के हिसाब से जुपिटर के 95 मून ही है। और इसी की वजह से आप इसे एक मिनी सोलर सिस्टम के रूप में भी कंसीडर कर सकते हो। और इन 95 मून में से ये 4 सबसे बड़े मून्स है। और इन मून्स का सिर्फ आकार ही बड़ा नहीं है, बल्कि ये मून्स काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि इन मून्स में जीवन मौजूद हो सकता है। लेकिन कैसे? तो आइए हम लोग इन चारों मून्स के बारे में डिटेल में एक करके समझते हैं। और इसी के साथ हम लोग कुछ रीसेंट डिस्कवरी पर भी चर्चा करने वाले हैं जो आपके दिमाग को हिला कर रख देगा। जुपिटर के ये चारों चंद्रमा खास तो है ही है, इसी के साथ इन चारों चंद्रमाओं को गैलीलियन मून भी कहा जाता है, क्योंकि इन चारों चंद्रमाओं को सबसे पहली बार गैलीलियो गैलीली ने अपने दूरबीन से 1610 में देखा था। आइए हम लोग इन चारों चंद्रमाओं की विशेषता और इसमें छुपे लाइफ के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आयो की। अगर आप इसके सरफेस को पहली बार देखोगे तो आपको एक्चुअल में लगेगा कि मैं कोई एलियन प्लेनेट को देख रहा हूँ। इसके सरफेस में मौजूद रंग बिरंगे धब्बे और सल्फर की नदियाँ आपको काफी हद तक एक एलियन प्लेनेट का फील देगा। लेकिन जब आप इस मून में मौजूद ज्वालामुखी को देखोगे तो आप बिल्कुल ही हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम का एक लौता मून है जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी मौजूद है। आयो पर लगभग 400 से भी ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी मौजूद है। और इसके पीछे का कारण है जुपिटर और जुपिटर के कुछ चंद्रमा जैसे कि यूरोपा और गैनीमेड, क्योंकि इनका ग्रेविटी का सीधा असर आयो पर पड़ता है और इसी वजह से आयो श्रिंक और एक्सपैंड होता रहता है। और इसी वजह से इसके अंदर बहुत ही अधिक गर्मी उत्पन्न होता है, जो आयो के सरफेस में मौजूद ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में बाहर निकलता है। और शायद ये वही कारण है जिसके वजह से कई लोग इस मून को लाइफ के लिए हैबिटेबल मानते ही नहीं है। लेकिन अगर हम लोग अपने पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी में कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन होने के बावजूद भी उस जगह में जीवन मौजूद है। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स और कुछ ज्वालामुखी के
आसपास कुछ खास तरह के सूक्ष्म जीवों को जीवित खोजा गया है। आयो के सरफेस में जीवन के होने का बहुत ही कम चांस है, क्योंकि इसके सरफेस का टेम्परेचर कभी भी स्टेबल नहीं रहता है। कभी इसके सरफेस का टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, तो कभी इसके सरफेस का टेम्परेचर -186 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है। इसी के साथ यहाँ का वातावरण भी काफी पतला है, जिसका ज्यादातर हिस्सा सल्फर डाइऑक्साइड से बना हुआ है, जो कि जैविक प्रक्रिया के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं माना जाता है। लेकिन अभी भी कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इस मून में कुछ ऐसे भी जगह मौजूद हो सकते हैं जहाँ पर जीवन पनप रहा हो। अब बात करते हैं यूरोपा की, जिसमें लाइफ के अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस मिले हैं। अगर आप यूरोपा को ध्यान से देखोगे तो आपको ये एक बर्फ के गोले की तरह लगेगा, लेकिन इसके अंदर ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिसे नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और पूरी दुनिया के साइंटिस्ट सॉल्व करने में लगे हुए हैं। यूरोपा का साइज हमारे चंद्रमा से थोड़ा ही छोटा है, लेकिन जो बात इसे सबसे खास बनाता है वो है इसके सरफेस के नीचे छुपा एक मैसिव ओशियन। लेकिन आखिरकार इस चीज के बारे में हमें कैसे पता चला, तो चलो हम लोग इसे थोड़ा पीछे चलकर समझते हैं। जब वॉयेजर और गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने यूरोपा के सरफेस के इमेज को सबसे पहली बार कैप्चर किया, तो वैज्ञानिकों ने देखा कि इसके सरफेस में काफी ज्यादा मात्रा में स्क्रैचेस मौजूद है, और इसी के साथ इसके सरफेस के नीचे से कोई वाटर वेपर जैसा चीज बाहर निकल रहा है। और वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि हो ना हो ये जो चीज सरफेस से बाहर निकल रहा है वो वाटर वेपर ही है, और बहुत ही ज्यादा चांस है कि इस आइसी सरफेस के नीचे एक मैसिव ओशियन छुपा हुआ है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर इसके सरफेस के नीचे एक ओशियन छुपा हुआ है, तो क्या उस ओशियन में जीवन भी मौजूद हो सकता है? अगर हम लोग अपने पृथ्वी को ही देखें तो पृथ्वी के ओशियन में कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर सनलाइट तक नहीं पहुँचता है। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि थर्मल वेंट्स की हीट की वजह से इतने गहरे समुद्र में भी जीवन पाया गया है, और इसी वजह से वैज्ञानिक मानते हैं कि यूरोपा के महासागर में भी कुछ ऐसा ही स्थिति हो सकता है, और हो सकता है कि यूरोपा के महासागरों में भी थर्मल वेंट्स मौजूद हो और यहाँ पर भी पृथ्वी की जैसा जीवन पनप रहा हो। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि यूरोपा की जो सबसे खास बात है वो ये है कि यहाँ पे वाटर, एनर्जी और केमिकल एलिमेंट, ये तीनों ही चीजें एक साथ मौजूद है, और ये तीनों ही चीजें लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। और इन्हीं पॉसिबिलिटी को देखते हुए नासा ने यूरोपा क्लिपर मिशन को अक्टूबर 2024 में लॉन्च कर दिया है। आपको बता दूं कि ये कोई साधारण मिशन नहीं होने वाला है, बल्कि इसमें ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आने वाले हैं जिसे नासा के वैज्ञानिकों को सॉल्व करते हुए जुपिटर के ऑर्बिट तक पहुंचना है, और फिर वहां पे मौजूद लाइफ का पता लगाना है। अगर आप इस मिशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। मैंने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे इस मिशन को सक्सेसफुली अंजाम दिया जाएगा। इससे ये तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है कि यूरोपा एक साधारण चंद्रमा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर एक साधारण चंद्रमा रहता तो हम लोग अरबों डॉलर खर्च करके यहाँ तक नहीं पहुँचते। और अभी तक हमारे सोलर सिस्टम में यूरोपा ही एक ऐसा कैंडिडेट है जहाँ पर जीवन के मौजूद होने के काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। और अगर हमें कल को इस मिशन में भले ही लाइफ के एविडेंस ना मिले, लेकिन इस मिशन से हमें जुपिटर और यूरोपा के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अब बात करते हैं गैनीमीड की, तो ये चंद्रमा बहुत ही अधिक खास है। ये सिर्फ बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा ही नहीं है, बल्कि ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चंद्रमा है। इसका साइज हमारे मरकरी प्लेनेट से भी बड़ा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसका साइज इसे खास नहीं बनाता है, बल्कि इसके अंदर छुपे महासागर और इसका अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड इसे खास और इम्पोर्टेंट बनाता है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, गैनीमीड का अपना एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। हम लोगों ने यूरोपा और आयो के बारे में बात किया जिसका अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। लेकिन गैनीमीड एक ऐसा चंद्रमा है जिसका अपना एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, और किसी चंद्रमा का अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होना ये एक बहुत ही रेयर एबिलिटी है। जब नासा के साइंटिस्ट गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट के डेटा और हबल टेलीस्कोप के डेटा को एनालाइज कर रहे थे, तो इन्हें ये मालूम पड़ा कि इस चंद्रमा के सरफेस के नीचे भी एक सॉल्टी वाटर ओशियन मौजूद हो सकता है। जैसा कि हम लोगों ने यूरोपा के केस में देखा था कि यूरोपा के सरफेस के नीचे एक सॉल्टी ओशियन मौजूद हो सकता है, ठीक इसी प्रकार से वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके बर्फीले परतों के बीच लिक्विड वाटर फंसा हुआ हो सकता है। और अगर कल को ये बात प्रूव हो जाता है तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये जगह जीवन के लिए हैबिटेबल हो। हालांकि इसका सरफेस तो एक नॉर्मल लाइफ के लिए हैबिटेबल नहीं है, लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड काफी हद तक इसके सरफेस को सेफ बनाता है, क्योंकि इस चंद्रमा का मैग्नेटिक फील्ड स्पेस से आने वाले हार्मफुल रेडिएशन से इसके सरफेस को बचाता है। और इस चंद्रमा की सबसे खास बात तो ये है कि हबल टेलीस्कोप ने इस चंद्रमा के चारों ओर ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का एक पतला परत दिखा है और इस चीज ने वैज्ञानिकों को इस चंद्रमा के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि ये ऑक्सीजन हमारे सांस लेने लायक तो नहीं है, लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि इस चंद्रमा में रासायनिक गतिविधि हो रहा है। हालांकि जो एविडेंस हमें इस चंद्रमा में मिले हैं वो यूरोपा की एविडेंस जितना स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन हाँ इसमें भी बहुत ज्यादा चांस है कि लाइफ यहाँ पे सरवाइव कर रहा होगा या फिर फ्यूचर में ये चंद्रमा लाइफ के लिए एक हैबिटेबल मून बन सकता है। अब बात करते हैं बृहस्पति के चौथे मून कैलिस्टो की। हालांकि कैलिस्टो पर साइंटिस्ट उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसमें लाइफ पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कैलिस्टो में भी जीवन के लिए हैबिटेबल कंडीशन मौजूद हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में ये पता लगाया है कि ये चंद्रमा लगभग 4 अरब साल पुराना है और अगर आप इसके सरफेस को देखोगे तो आपको इसके सरफेस में काफी ज्यादा उल्का पिंड के निशान दिखाई देंगे। इस चंद्रमा में ना तो बहुत ज्यादा एक्टिविटी होता है और ना ही इस चंद्रमा में दूसरे चंद्रमा की तरह बहुत ही ज्यादा मात्रा में ज्वालामुखी एक्टिव है। ये चंद्रमा बिल्कुल ही शांत और स्थिर वातावरण का है और इन्हीं सभी चीजों की वजह से इस चंद्रमा को खास माना जाता है। वैज्ञानिकों को जो डेटा प्राप्त हुआ है उस हिसाब से वैज्ञानिक ये बताते हैं कि इसका सरफेस भी सॉलिड आइस से बना हुआ है और इसके सरफेस के नीचे भी एक ओशियन छुपा हो सकता है और इसी के साथ इस चंद्रमा में वो सभी चीजें मौजूद हो सकते हैं जो लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि कैलिस्टो में मिले एविडेंस यूरोपा और गैनीमेड जितने स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये चंद्रमा वैज्ञानिकों के लिए एक खास चंद्रमा है क्योंकि वैज्ञानिक लाइफ को ढूंढने के लिए एक छोटे से छोटे एविडेंस को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं और इसी वजह से ये चंद्रमा भी जीवन के लिए एक अनुकूल चंद्रमा हो सकता है और हो सकता है कि यहाँ पर जीवन भी मौजूद हो। ये सभी चीजें सुनने में आपको जितना आसान लगता है एक्चुअल में ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात तो बृहस्पति हमारे पृथ्वी से लगभग 628 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद है और यहाँ तक किसी भी स्पेसक्राफ्ट को पहुँचने में कई सालों का समय लगेगा और अगर हमें वहाँ पे कोई रोवर या फिर लैंडर भेजना है तो ये हमारे लिए और अधिक मुश्किल हो सकता है। और जैसा कि हम लोगों ने यूरोपा क्लिपर मिशन पर बात किया, हम लोगों ने अभी सिर्फ एक ऑर्बिटर भेजा है और इस ऑर्बिटर को जुपिटर के ऑर्बिट तक पहुंचने में 5 साल से भी ज्यादा का समय लगेगा और फिर ये वहां पे जाएगा और इसके बाद यूरोपा और दूसरे चंद्रमा पर रिसर्च करेगा जिसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर कल को हम लोग यूरोपा के सरफेस के नीचे एक ओशियन ढूंढ लेते हैं और अगर हम लोगों को लाइफ को ढूंढना है तो इस मोटे बर्फ को ड्रिल करते हुए हमें उस ओशियन तक पहुंचना होगा और कई किलोमीटर बर्फ को ड्रिल करते हुए इसके ओशियन तक पहुंचना अभी फिलहाल में हमारे पास ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा साइंटिस्टों के सामने ऐसे काफी सारे प्रॉब्लम आएंगे जिसका हम लोग अंदाजा तक नहीं लगा सकते हैं। इतने प्रॉब्लम होने के बावजूद भी वैज्ञानिक पीछे इसलिए नहीं हटते, इसके पीछे का रीजन है हमारे ब्रह्मांड का रहस्य, क्योंकि जब जब हम लोगों ने आने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व किया है तब तब हम लोगों ने ब्रह्मांड के एक नए रहस्य को सॉल्व किया है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर आप यूरोपा क्लिपर मिशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। और इसी के साथ अगर आप हमारे कंटेंट को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हो तो बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना है। आपका हर एक सब्सक्राइब हमारे वीडियो को नेक्स्ट लेवल ले जाने में हेल्प करता है, सो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखो।